नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नगमा। मध्य प्रदेश से कमलनाथ को राज्यसभा का टिकट नहीं मिला है और कांग्रेस ने अशोक सिंह को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। वहीं अजय माकन को कर्नाटका से उतारा गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस ने अशोक सिंह को उम्मीदवार बनाया है और अजय माकन को कर्नाटक से उतारा गया है, जबकि रेणुका चौधरी तेलंगाना से राज्यसभा की उम्मीदवार होंगी। तो कांग्रेस के खेमे से इस वक्त ये बड़ी खबरें आ रही हैं कि रेणुका चौधरी तेलंगाना से, लेकिन कमलनाथ को राज्यसभा का टिकट नहीं मिला। ये एक बड़ी खबर है। यहाँ पर स्थिति बहुत साफ नहीं थी मध्य प्रदेश में, लेकिन अब ये पता चला है कि कमलनाथ को टिकट नहीं मिला, बल्कि उनके जगह पे अब नाम सामने आ गया है। कांग्रेस ने अशोक सिंह को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी। अनुराग, इसको लेकर बहुत यहाँ पर एक असमंजस थी, लेकिन अब तस्वीर क्लियर हो गई है। अशोक सिंह के अलावा कई और नाम भी सामने थे, लेकिन अब ये फाइनल नाम सामने आ गया है। और कमलनाथ को उम्मीदवार नहीं बनाने के पीछे भी क्या कुछ रहा? बिल्कुल नगमा, कमलनाथ ने जिस तरह से कल रात को एक डिनर रखा था, एक रात्रि भोज रखा था अपने विधायकों के लिए, और कुछ विधायकों ने बाहर निकलकर यह भी कहा कि एक कागज पर उनसे कुछ दस्तखत भी करवाए गए थे अनौपचारिक तौर पर। हालांकि आज सुबह से वापस से अरुण यादव हों, जो पूर्व पीसीसी अध्यक्ष थे, या मीनाक्षी नटराजन हो, इनके नाम भी तैर रहे थे। लेकिन हमारे पुख्ता सूत्रों ने हमें बताया कि मीनाक्षी नटराजन का नाम एक तरह से केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से आगे बढ़ाया गया था, लेकिन यहाँ के विधायक इस नाम से सहमत नहीं थे और उन्होंने अपनी बात से केंद्रीय नेतृत्व को अवगत करा दिया। और उसके बाद अशोक सिंह ये 3 दफे लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं और तीनों दफा हार चुके हैं। ग्वालियर के रहने वाले हैं। इनके दादा के वक्त से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे वो लोग, और जो पूरा परिवार है कट्टर कांग्रेसी रहा है। लेकिन एक और बात है कि ये कट्टर महल विरोधी भी रहा है। महल विरोधी यानी ग्वालियर में सिंधिया खेमे का ये धड़ा विरोधी रहा है। फिलहाल ये कांग्रेस के कोषाध्यक्ष हैं और अब पार्टी ने एक बार फिर से इनको राज्यसभा में भेजने का फैसला किया है, जबकि 3 दफे लोकसभा का चुनाव हार चुके हैं। तो ऐसे में पार्टी नेतृत्व ने अपना एक पुराना कभी जिन्होंने कांग्रेस से दगा नहीं किया या कांग्रेस छोड़कर नहीं गए, तो उस चेहरे पर अपना भरोसा जताया है। ग्वालियर में कारोबारी परिवार से ताल्लुक रखते हैं ये लोग, और बहुत लंबे वक्त से इनके पुश्तैनी कह ले पिता या दादा सारे लोग कांग्रेस में थे। 80 के वक्त से 80 तक इनका एक तरह से कांग्रेस में कद बहुत ज्यादा था, लेकिन 80 के बाद जब माधवराव सिंधिया का उदय हुआ ग्वालियर में कांग्रेस की सियासत में, तो फिर एक तरह से इस परिवार का दबदबा खत्म होने लगा और अब वापस इनको राज्यसभा भेजकर कांग्रेस ने उपकृत किया है। जी, धन्यवाद आपका अनुराग। अशोक सिंह का नाम मध्य प्रदेश से तय हो गया है। कमलनाथ वहां से नहीं, उन्हें राज्यसभा की सीट मिली है, जबकि कल कमलनाथ ने यहां पर एक तरह से एक शक्ति प्रदर्शन भी किया था। तमाम सांसदों को वहां, अपने एमएलएज को बुलाया था अपने घर पे उन्होंने डिनर के लिए। आगे बढ़ते हैं। काफ़ी गहमागहमी इस राज्यसभा चुनाव को लेकर 2024 के लोकसभा के चुनावों की तैयारियां हैं। उसके पहले आखिरी समीकरण राज्यसभा की उन 56 सीटों पर तय हो रहे हैं जो अप्रैल में खाली हो रही हैं। और सबसे बड़ी खबर यही है कि सोनिया गांधी रायबरेली सीट छोड़ रही हैं। वो इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। उन्होंने राज्यसभा के लिए राजस्थान से नामांकन किया है और इस नामांकन के मौके पर उनके साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा राज्य के कई नेता और विधायक भी मौजूद थे। राजस्थान में कांग्रेस के 70 विधायक हैं। ऐसे में कांग्रेस को यहां से एक राज्यसभा सीट मिलनी तय बताई जा रही है। देखिए, हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं माननीय सोनिया गांधी जी का, और राजस्थान की जनता बहुत बहुत स्वागत करती है। और उनका कार्यकाल में जब यूपीए 1 सरकार थी, यूपीए 2 सरकार थी, बहुत बड़े बड़े कार्य उनने करवाए। खास तौर से जो नरेगा जैसा कार्य जो पूरे देश में नहीं दुनिया के अंदर एक मिसाल बना है, उसका सबसे बड़ा लाभ राजस्थान में मिला है। तो हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं माननीय सोनिया गांधी जी का। लेकिन अगर सोनिया गांधी रायबरेली सीट छोड़ रही हैं तो फिर उनकी जगह ये सीट लेगा कौन? ये सीट कांग्रेस और खास करके नेहरू गांधी परिवार के लिए बहुत खास रही है। उनका यहाँ से पुराना जुड़ाव है। ये चर्चा है अब कि यहाँ से प्रियंका गांधी उम्मीदवार होंगी। रायबरेली सीट कांग्रेस के लिए बहुत अहम है। इस सीट से 1952 से 57 में फिरोज गांधी चुनाव जीते थे। बाद में इंदिरा गांधी ने इसे अपना चुनाव क्षेत्र बनाया और बाद के सालों में सोनिया गांधी ने ये सीट रखी। 2014 में यूपी में
कांग्रेस सिर्फ अमेठी और रायबरेली में जीती थी और 2019 में यूपी में कांग्रेस सिर्फ रायबरेली में जीती थी। अमेठी भी वो हार गई, राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने हराया था। रायबरेली को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। 2014 और 2019 में मोदी वेव के बाद भी कांग्रेस यहां पे जीती है। और अब महाराष्ट्र की बात करते हैं। आज राज्यसभा में पर्चा भरने से जुड़ी सबसे दिलचस्प खबरें महाराष्ट्र से आई हैं। कल बीजेपी में शामिल हुए अशोक चव्हाण को राज्यसभा का टिकट मिल गया। बीते महीने शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हुए मुरली देवरा को भी टिकट मिल गया और अब सबकी नजर बाबा सिद्दीकी पर है। देखना है कि उन्हें एनसीपी टिकट देती है या नहीं। रौनक, बहुत दिलचस्प खबरें आ रही हैं महाराष्ट्र से। ऐसा लग रहा है कि अशोक चव्हाण ने इसी के लिए पार्टी छोड़ी थी, ये तय था। शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हुए मुरली देवरा, उनको भी टिकट मिल गया है। तो अब बाबा सिद्दीकी पे भी नजर है। और महाराष्ट्र में इस वक्त क्या और खबरें आ रही हैं? जी देखिए, नजर तो टिकी हुई है क्योंकि अब तक अजीत पवार खेमे यानी एनसीपी ने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की है। लेकिन फ्रंट रनर की अगर बात की जाए तो बाबा सिद्दीकी के नाम फ्रंट रनर के तौर पर देखा जा रहा है। और दूसरे पायदान पर जो है समीर भुजबल का नाम, छगन भुजबल के बेटे हैं, ये भी राज्यसभा का टिकट चाहते हैं। उनको लेकर भी कल जो बैठक अजीत पवार के घर हुई थी वहां पर इसकी बात की चर्चा हुई है। लेकिन महाराष्ट्र का जो राज्यसभा का चुनाव है वो इस बात को लेकर भी निर्भर करता है कि अगर बीजेपी ने आज जो 3 उम्मीदवारों की लिस्ट या सूची जारी की है उसमें अगर कैस्ट कैलकुलेशन को देखें तो एक तरफ अशोक चव्हाण जो कि मराठा समुदाय से आते हैं उन्हें टिकट दिया गया है, मेधा कुलकर्णी जो ब्राह्मण समाज से आती है उनको टिकट दिया गया है और ओबीसी समाज के डॉक्टर अजीत घोरपड़े को टिकट दिया गया है। तो ये 3 तो टिकट दिए हैं। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि 6ठी सीट को लेकर भी बीजेपी अपना चौथा कैंडिडेट उतारने की तैयारी में है और देर रात तक इनके नाम का ऐलान भी होगा। और अगर ऐसा होता है तो 27 तारीख को जो राज्यसभा के चुनाव होने हैं वो महाराष्ट्र में बेहद दिलचस्प हो जाएंगे क्योंकि यहां पर एक सीट जीतने के लिए 41 मतों की जरूरत है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के पास 42 विधायक है। लेकिन मामला जो फंसता है वो ये कि अशोक चव्हाण के जो समर्थक विधायक है वो अगर अजीत पवार के पक्ष में या फिर बीजेपी के पक्ष में वोटिंग करते हैं तो मामला फंस सकता है और इसी को लेकर पेच फंसा हुआ है। अगर ऐसा होता है तो चुनाव बहुत निश्चित तौर पर यहाँ पर दिलचस्प होंगे। जी धन्यवाद आपका रौनक। यहाँ पे राज्यसभा में काफ़ी जो पर्चा भरने से जुड़ी हुई काफ़ी दिलचस्प खबरें महाराष्ट्र से आई हैं। तो ये साफ हो गया कि अशोक चव्हाण को टिकट मिल गया राज्यसभा का। और इसके अलावा अब बाबा सिद्दीकी पे नज़र है कि वहाँ पे क्या होता है एनसीपी के खेमे से। इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं हम, लौटते हैं 5 की बात में। और अब खबर पाकिस्तान से, जहां पर अब जाकर तस्वीर साफ हुई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अध्यक्ष शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री होंगे और नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री होंगी। पार्टी सुप्रीमो नवाज शरीफ के इस निर्णय की जानकारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की प्रवक्ता मरियम औरंगजेब ने ट्विटर पर दी और शहबाज शरीफ ने पार्टी की तरफ से पीएम पद के लिए नवाज शरीफ के नाम की घोषणा की थी। हमारे साथ उमा जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। उमा, अब जाके ये तस्वीर साफ हुई है। पहले तो खबर वहां पर ये क्या क्या है और किस तरह से ये तय हो पाया, नवाज शरीफ प्रधानमंत्री क्यों नहीं बने, और अब ये भी सवाल है कि इमरान खान की पार्टी जो है पीटीआई वो क्या करेगी। जी देखिए, अगर सबसे पहले इमरान खान की पार्टी की बात करें तो 96 सीटों के साथ जो निर्दलीय उम्मीदवार जीत कर आए नेशनल असेंबली में सबसे बड़े गुट के तौर पर इमरान खान की पार्टी उभरी। लेकिन क्योंकि मान्यता नहीं उस पार्टी को, इसलिए संसद के भीतर वो एक रजिस्टर्ड पार्टी के तौर पर नहीं बैठ सकती। लिहाजा उन्होंने MWM नाम की एक छोटी सी पार्टी है जो 1 सीट जीत कर आई है, एक धार्मिक पार्टी है, उसके साथ समझौता किया है और उसके बैनर तले वो संसद में PTI जो है उनके जो सांसद हैं वो बैठेंगे। इसका फ़ायदा PTI को ये होगा कि जो 70 सीटें आरक्षित है उसमें से जो कोटा पीटीआई को मिल सकता है 96 सीटें जीतने के बाद वो उनको मिलेगा। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर ही नहीं बल्कि सबसे ज़्यादा सीट भी जीतकर पीटीआई आई है। वहाँ पे भी वही समस्या है पीटीआई के साथ कि वो उनकी पार्टी को जो वहाँ पर एक मान्यता है वो सदन के भीतर नहीं है। तो ऐसे में वहाँ पे जमात इस्लामी जो कि 3 सीट जीत कर आई है उसके साथ समझौता करके वहाँ पर सरकार जो है वो बनाने जा रही है खैबर पख्तूनख्वा में। जहाँ तक बात रही नवाज
शरीफ के प्रधानमंत्री नहीं बनने की, तो जिस तरह का फ्रैक्चर्ड मैंडेट आया है और जिस तरीके से पीपीपी ने ऐलान कर दिया है कि वो सरकार में शामिल नहीं होगी बल्कि बाहर से समर्थन देगी, तो ऐसे में जो भी सरकार वहाँ बनने जा रही बहुत ही अस्थिर सरकार होगी। 2022 में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बना था, इसमें पीपीपी और पीएमएलएन दोनों ही पार्टियां शामिल हुई थी। बिलावल भुट्टो जरदारी विदेश मंत्री बने थे, लेकिन इस बार कोई भी कैबिनेट मंत्री बनने नहीं जा रहा पीपीपी से और मुद्दा आधारित समर्थन की बात की जा रही है पीपीपी की तरफ से। तो नवाज शरीफ बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि वो ऐसा प्रधानमंत्री बने जिनके पास ताकत कम हो और जिनको कभी भी हटाया जा सकता हो। और अगर ये सरकार लंबा नहीं चलती है, जिसकी गुंजाइश बहुत ज़्यादा नजर आ रही है, तो आने वाले समय में जल्द ही पाकिस्तान में एक और चुनाव जो है उसकी संभावना जताई जा रही है। और नवाज शरीफ का चेहरा तब तक इस तौर पर बचा रहेगा क्योंकि शहबाज शरीफ जो है प्रधानमंत्री के तौर पर फेल नजर आएंगे और तब नवाज शरीफ जो अपनी ताकत या अपना हाथ दोबारा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये कैलकुलेशन वहां पर है। और जहां तक सत्ता के बंटवारे की बात है तो आसिफ अली जरदारी का नाम जो है राष्ट्रपति पद के लिए आगे किया जा चुका है। खुद बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही। तो सीधे तौर पे ये समझौता है कि पीएमएलएन से प्रधानमंत्री बनेगा, पीपीपी से जो आसिफ अली जरदारी हैं वो राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ेंगे, जो कि बहुत जल्दी होने वाला है। एमक्यूएम जैसी पार्टी को सिंध का गवर्नरशिप मिलेगा और पीपीपी को संसदीय जो समितियां हैं और संसद के भीतर जो पदाधिकारियों की जो सीटें हैं वो मिलेंगी। और साथ ही साथ जो पीपीपी जो है वो बलूचिस्तान में अपना सरकार बनाने का दावा करी और सिंध में तो उसकी सरकार बनेगी ही। तो इस तरह से एक सत्ता समीकरण साधने की कोशिश की गई है पाकिस्तान में। जी धन्यवाद आपका उमा। तो शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बनेंगे, नवाज शरीफ सामने नहीं आए हैं और नवाज शरीफ का नाम अब चेहरा अभी बचा रहेगा। कितने दिन ये सरकार चलती है ये पता नहीं, लेकिन अब ये सत्ता में समीकरण बैठा है कि पीपीपी शायद राष्ट्रपति पद ले और जो चुनाव होने हैं जिसके लिए, और प्रधानमंत्री जो बन रहे हैं वो पीएमएलएन यानी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग पार्टी है, नवाज शरीफ का जो धड़ा है उसमें से शहबाज शरीफ और मरियम नवाज बन रही है मुख्यमंत्री पंजाब प्रांत की। और ये पहली दफा है जब पाकिस्तान में एक महिला मुख्यमंत्री होंगी। तो एक ब्रेक ले रहे हैं 5 की बात में और उसके बाद बात प्रदर्शनकारियों की, किसान प्रदर्शनकारी जो हैं उनकी भी बात आपको दिखाएंगे। और आइए अब आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरें भी किसान आंदोलन की, जिसमें कई प्रदर्शनकारी हैं जो दिल्ली मार्च पर अड़े हुए हैं। उनके आंदोलन का आज दूसरा दिन है, या यूं कहें कि जो वो सड़कों पर निकल पड़े हैं दिल्ली आने के लिए, उसका दूसरा दिन है। आपको बता दें कि एमएसपी के लिए कानून बनाने, स्वामीनाथन आयोग की सभी सिफारिशों को लागू करने की मांग को लेकर ये लोग पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर अभी डटे हुए हैं, क्योंकि वहाँ से उनके आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है। उनकी दिल्ली पहुँचने की योजना है, लेकिन दिल्ली की सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं और इसके लिए एहतियातन धारा 144 भी लगाई गई है। शंभू बॉर्डर पंजाब हरियाणा का बॉर्डर है अंबाला के पास, और वहाँ पर भी प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में काफ़ी झड़प देखने को आज भी मिली है। कल भी यहाँ पे ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे। उधर जींद के खनौरी बॉर्डर पर भी हंगामा दिखाई दे रहा है। और दिल्ली के में दाखिल होने वाले जो बॉर्डर्स हैं, जैसे सिंघू बॉर्डर है या गाज़ीपुर है, इन तमाम जगहों पर भी काफ़ी ज़्यादा चौकसी है। सिक्योरिटी फोर्सेस की बैरिकेड्स लगाए गए हैं, सीमेंट के कीलें बिछाई गई हैं कि यहाँ ये लोग दिल्ली ना पहुँचे। इस बार बहुत ज़्यादा किसान संगठनों का समर्थन इन्हें नहीं मिल रहा है और कई नई मांगें भी सामने आई हैं। तो क्या प्रदर्शनकारियों के दिल्ली कूच से आपको भी हो रही है परेशानी? एनडीटीवी के कॉल इन शो पर बताएं अपनी शिकायत। नंबर है 9717722998 9717722998। आप इस पर फ़ोन कर सकते हैं। अब शाम के ये 5:30 बजे एनडीटीवी इंडिया पर आपका ये आपके तमाम कॉल्स हम ले रहे हैं हमारे साथ। जैसे जैसे कॉलर्स जुड़ेंगे हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या तकलीफें हो रही हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, योगेंद्र। इस वक्त कहाँ हैं आप और आपको किस तरह की समस्या आ रही है योगेंद्र जी? सर मैं योगी बोल रहा हूँ। मैं गुरुग्राम से ऑफिस आता हूँ डेली, तो मेरे को मेट्रो में एक तो बहुत रश मिल रहा है, बॉर्डर सारे सील हो रखे हैं, आने जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, ऑफिस में टाइम पे नहीं पहुँच पाता हूँ। क्या कर सकते हैं?
कि कहाँ पे आपके बॉर्डर्स बंद है? जो रास्ते आप पहले लेते थे उन रास्तों पर क्या स्थिति है अभी? मैम बहुत ट्रैफिक हो रखा है। पहले इतना मतलब इजी होता था आना, ट्रैफिक नहीं होता था। अब बैरिकेड वगैरह लगा दिए तो रश होता है और ना कम से कम 2-2 घंटे की वेटिंग होती है, तब जाके वो गाड़ी निकलने देते हैं। बहुत प्रॉब्लम हो रही है आने में। ठीक है, तो ये समस्या आपको आ रही है। अंकित भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक और कॉलर। अंकित बताएं, आपको किस तरह की समस्या आ रही है? कहाँ से कहाँ आप ट्रैवल करते हैं और उन रास्तों पे इस समय क्या स्थिति है? जी, मैं हिसार से बोल रहा हूँ अंकित। तो यहाँ पर जो है ना, वो जो सीमाओं पर जो है ना, इन्होंने बैरिकेड कर रखा है पुलिस ने, तो किसानों को रोकने के लिए। तो वो जाम तो लग रहा है शहर के अंदर। उसके अलावा भी परेशानी ये है कि यहाँ इंटरनेट पर पाबंदी है। तो इंटरनेट पर रोक से जो बच्चों को, जो एग्जाम वाले बच्चे हैं घर के और बाकी हमारे सोसाइटीज के, वो काफी परेशान हैं बिना इंटरनेट के। तो समस्या आपकी जो है वो प्रशासन से भी है। बिल्कुल, कि इंटरनेट बंद कर दिया गया है और इसके अलावा जगह जगह पे बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, जिससे मुश्किल हो रही है। क्यों, उससे और नुकसान क्या हो सकता है इंटरनेट से, ये नहीं सोचा गया। बच्चों को परीक्षा में बहुत सारी चीजें सर्च करनी होती हैं, वो नहीं मिल पा रहा है उन्हें मटेरियल, उन्हें सपोर्ट, तो उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए। और हम आपको एक बार फिर से तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आप लोगों को कि जो प्रदर्शनकारी हैं, किसान हैं, ये तमाम लोग दिल्ली कूच कर रहे हैं और इनकी ये मंशा है, इरादा है कि ये दिल्ली तक पहुँचें। लेकिन दिल्ली पहुँचने के रास्ते में कई जगह पर इनके लिए बहुत सारी बाधाएं हैं। पुलिस ने बैरिकेडिंग की है। सबसे पहले तो शंभू बॉर्डर है, जो पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर है, वहाँ पे कल भी ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, जिसकी वजह से काफ़ी अफरा तफरी हुई थी। बल्कि बाद में यहाँ पर इस भगदड़ में डीएसपी भी घायल हो गए। और इसके अलावा बहुत सारे इनको और भी बॉर्डर्स पार करने हैं। पानीपत है, सोनीपत है, करनाल है और यहाँ पर दिल्ली के आसपास गाज़ीपुर और सिंघू बॉर्डर जो है, उन तमाम जगहों पे। तो अब ये देखा जा रहा है कि जो इंतज़ाम किए गए हैं उसमें पुलिस ने सीमेंट की बैरिकेडिंग की है, बड़ी बड़ी दीवारें जैसी बना दी हैं सीमेंट की, साथ साथ कील बिछा दी गई है सड़कों पे। बहुत सारी जगहों पे न सिर्फ दिल्ली पुलिस है, जैसे सिंघू बॉर्डर पे हमारे सहयोगी हमें बता रहे थे कि न सिर्फ दिल्ली पुलिस है बल्कि सीआरपीएफ को भी यहाँ रखा गया है। लेकिन किसान या प्रदर्शनकारी जो हैं वो भी बड़ी तादाद में यहाँ निकले हैं और कई जगह रास्तों में देखा गया कि टीयर गैस छोड़ने के बाद काफ़ी अफरा तफरी थी। लेकिन बहुत सारी जगह पे ये भी देखा गया कि वो वहाँ पे डट के बैठे हैं, पतंगे उड़ाते भी नज़र आए लोग, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आना चाह रहे हैं, यहाँ पे दिल्ली पहुँचना चाह रहे हैं। काफ़ी भारी सिक्योरिटी है यहाँ। गाज़ीपुर में भी कई जगह पे जो टीयर गैस के गोले छोड़े गए हैं। अब जो किसान हैं उनकी मांगें कई तरह की हैं। आपको बता दें कि जो नई डिमांड हैं वो भी उसमें कई नई डिमांड जुड़ गई हैं जो पिछली बार डिमांड्स थी। इसके अलावा भी डिमांड्स और आ गई हैं और जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी मांग ये है कि भारत WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हो जाए और FTA यानी कि जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है उसे भारत रद्द करे। मांग ये भी है कि किसानों के घर में स्मार्ट मीटर ना लगे बिजली के लिए और जो पराली जलाई जाती है जिसे लेकर प्रदूषण की समस्या है और जो क्लाइमेट के लिए एक बड़ा मुद्दा है, उसे जलवायु से यानी कि क्लाइमेट के मुद्दे से बाहर रखा जाए। पराली जलाने को यानी पराली जलाने की इजाज़त इन्हें दे दी जाए। तो ये कुछ नई मांगें भी जुड़ी हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि इस पहले की जो मांगें थी या पहले जो आंदोलन था उससे इस बार जो ये आंदोलन है वो अलग कैसे है। अलग इसलिए भी है क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर के तले ये आंदोलन नहीं हो रहा है। ये उन्होंने इसके समर्थन की बात जरूर की है लेकिन उनके बैनर के तले ये आंदोलन नहीं है। तो ये कौन लोग हैं जो जुटे हैं, तो वो नहीं पता। और ऑल इंडिया किसान सभा ने भी दूरी बनाई हुई है। पिछला आंदोलन सिर्फ 3 कृषि कानून के विरोध में था। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवीश, आप इस वक्त हमें क्या जानकारी दे सकते हैं उस बॉर्डर पर से जहां पे आप मौजूद हैं? रवीश की रिपोर्ट देखते हैं पहले। दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस सिंधु बॉर्डर पर तैनात हैं। आज मोर्चेबंदी को और ज्यादा सशक्त बना रही है दिल्ली पुलिस और यही वजह है कि एक से बढ़कर एक जो भी प्रदर्शनकारियों को रोकने
की अत्याधुनिक मशीनें हैं उनकी भी तैनाती हो रही है। ये देखिए LRAD एक तरीके की ये मशीन है जो कि बहुत उच्च क्षमता की आवाज़ निकालती है, और अगर ये आवाज़ निकालती है और इसके सामने आप बहुत देर तक रहते हैं तो इससे सुनने की जो क्षमता है वो भी इंसान की जा सकती है। इसको कहते हैं LRAD। तो ये बहुत ज़्यादा डिसिमल की जो आवाज़ है उसको ये निकालती है, तो इसी के वजह से इसको तैनात किया गया है। और इसको जो तैनात किया गया है, इसकी आवाज़ जो है वो बिना रुके जाए सामने तक। इसके वजह से ये आप देखिए कि ये जो धन्यवाद आगमन प्रार्थनीय है जो लिखा है, हरियाणा आपका स्वागत करती है जो लिखा है, उस बोर्ड को भी अब हटाया जा रहा है ताकि ड्रोन उड़ाने में इस तरीके की मशीन की जो आवाज़ है वो पहुंचने में, और टेयर गैस का इस्तेमाल अगर करती है पुलिस तो उसमें कोई अवरोध ना आए, उसके लिए उस बोर्ड को जो है वो हटाया जा रहा है। तो इस तरीके की तमाम सारी जो तैयारी है वो दिल्ली पुलिस कर रही है। 2 साल पहले जो किसान हैं वो यहीं सिंघू बॉर्डर पर जो है वो इसी जगह पर वो बैठ गए थे और तकरीबन 13 महीने तक वो बैठे रह गए थे। आप देखिए कि हर तरफ कुछ ना कुछ यहाँ चल रहा है। ये देखिए क्रेन मंगवाई गई है और ये जो कंटेनर हैं उसमें सैकड़ों टन मिट्टी भरी गई है ताकि भारी रहे, इसको कोई उस तरीके का बड़ा ट्रैक्टर जो है वो खींच ना पाए। जिस तरीके से कल हमने देखा था कि पंजाब के किसानों के पास में बहुत बड़े बड़े ट्रैक्टर हैं जो उन्होंने जो कंक्रीट लगाई गई थी उसको उखाड़ दिया था, लेकिन इस कंटेनर को, जो यहाँ पर कंटेनर हैं, उसको जो है वो यहाँ पर ना उखाड़ने पाए, इसके वजह से इसमें मिट्टी जो है वो भरी जा रही है। और अभी भी देखिए नए नए कंटेनर जो है वो लाए गए हैं और इन क्रेन के ज़रिए यहाँ पर रखा जा रहा है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि LRAD जो है मशीन से लेकर वाटर कैनन, जो आंसू गैस है, उस तक का जो इस्तेमाल है वो होगा। एक तरीके से दिल्ली पुलिस की पूरी जो कोशिश है वो ये है कि किसान दिल्ली के अंदर नहीं घुस पाएँ। अभी हरियाणा के जो पुलिस कमिश्नर हैं उन्होंने कहा कि अगर शंभू बॉर्डर के बैरिकेड को तोड़ भी देते हैं किसान, तो फिर उसके अलावा जो है वो 5 ज़िलों में 10 बैरिकेड का सामना उनको करना पड़ेगा। 2-2 डिस्ट्रिक्ट की जो पुलिस है उसको तैनात किया गया है। तो इतना आसान नहीं है इस बार दिल्ली की सीमा में पहुंचना किसानों के लिए। तो लगातार हम इसके ऊपर कॉल इन भी ले रहे हैं, लोगों के कॉल ले रहे हैं कि प्रदर्शनकारियों के जो दिल्ली कूच करने की कोशिश है उससे आपको भी क्या परेशानी हो रही है, किस तरह की समस्याएं आ रही हैं ट्रैफिक को लेकर, रास्तों के डाइवर्जन्स को लेकर। NDTV के इस कॉल इन शो पर आप हमें बता सकते हैं अपनी शिकायत। नंबर एक बार फिर आपको बता दें, 9717722998। इस पर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद लौटेंगे। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा है कि वो सरकार से बातचीत के लिए तैयार हैं और उनसे बात की है हमारे सहयोगी शरद शर्मा ने। अभी क्या फाइनल हुआ, अभी क्या करना है भाई साहब? अभी हिंदी में एक बार बता अभी अब क्या सोच रहे हो, क्या करना है? अभी बैठक के लिए अनुमति लेकर आए ना हम सभी साथियों के साथ। अच्छा, सरकार के साथ बातचीत करने के लिए। अगर सरकार हमें शाम तक कोई पत्र देती है तो सभी साथियों का ये था कि जल्दी बैठक अगर सरकार करती है तो लेनी चाहिए। वो सभी साथियों ने परवानगी दी हमें। अच्छा। हम वो बैठक करने के लिए अभी उनको अधिकारियों के साथ हमारी बैठक होगी। अच्छा। तो वहाँ चर्चा करके उनको बोल देंगे कि भाई हम बैठक के लिए तैयार हैं। अच्छा, सरकार से बातचीत करने के लिए आप तैयार हैं, ये कह रहे हैं आप? हाँ। उनको मैसेज देंगे कि आज ये फिर से बात कर लीजिए, ये हाँ, ये नहीं, हम नहीं कहेंगे, ये भी क्लियर करें। अच्छा। अनुराग ठाकरे ने कल से अनुराग ठाकरे बोल रहा है कि हम किसानों के साथ बातचीत करने के लिए और उनकी समस्याओं का हल करने के लिए तैयार हैं। अगर वो ये कहते हैं तो उससे आगे हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनका जो इनविटेशन है, चाहे उन्होंने प्रेस के माध्यम से कहा, उनको एक बार समय देना हमारा भी एक जिम्मेदारी बनती है, ताकि कल को अगर कहीं पे भी कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो फिर हमें बदनाम ना करें। तो सरकार कह रही है तो हम बातचीत को तैयार हैं, आप ये कह रहे हैं? डल्लेवाल साहब, तो ये जगजीत सिंह डल्लेवाल किसान नेता ये कह रहे हैं कि अनुराग ठाकुर का बयान आया है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि
हम भी बातचीत करें। तो अब किसान जो हैं सरकार से बात को तैयार हैं, क्योंकि सरकार खुद ही कह रही है। तो अब जो है आगे सरकार से किस तरह से बातचीत होती है, ये अब आने वाले समय में पता चलेगा। शंभू बॉर्डर से कैमरा पर्सन राकेश सिंह के साथ मैं शरद शर्मा, नीति मीडिया। और जो प्रदर्शनकारी हैं उस बार इन्होंने क्या नई मांगे जोड़ी हैं, आपको ये भी दिखा दें। इस बार का जो आंदोलन है वो पहले से अलग है। तो नई मांगे ये हैं कि WTO, FTA, स्मार्ट मीटर, ये और पराली पे मांग है। डिमांड ये है कि WTO से भारत हटे, FTA से हटे, स्मार्ट मीटर न लगाया जाए किसानों के वहाँ पे, और पराली जलाने को क्लाइमेट से अलग रखा जाए। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले ये आंदोलन नहीं है, बल्कि उन्होंने ये जरूर कहा है कि समर्थन दे रहे हैं। ऑल इंडिया किसान सभा ने भी इससे दूरी बनाई है। पिछला आंदोलन 3 कृषि कानून के विरोध में था। इस बार कर्ज माफी, बिजली बिल, MSP की गारंटी ये मुख्य मुद्दा है। पुलिस ने पहले से के मुकाबले सख्त इंतजाम किए हैं और प्रदर्शनकारियों की भी तैयारी है। ट्रैक्टर भी अलग किस्म के बनाए गए हैं, मॉडिफाई करवाए गए हैं।